तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैनल पर क्लास 11 के फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसको हमने वन नाम दे दिया है वन लेक्चर में। तो चलिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या है हम ये पहले देखेंगे और जानेंगे कि यूनिट और मेजरमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में मान लेते हैं कि आपके पास एक क्रिकेट का मैदान है। जैसे यहाँ पर एक क्रिकेट का मैदान है, ये बीच वाला हो गया उसके पिच, जिस पर दो खिलाड़ी जो होते हैं बैट्समैन वो रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बैट्समैन मान लेते हैं और एक बैट्समैन यहाँ पे है, दो बैट्समैन इसके बीच में रनिंग करते हैं और बाकी बहुत सारे फील्डर्स होते हैं। कुल 11 फील्डर्स इसमें रहते हैं। तो ये क्रिकेट का मैदान है और खेल स्टार्ट है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्रिकेट शुरू हो गई है और इसको एक यहाँ पर देखने वाले दर्शक, एक लड़की है यहाँ पर देखने वाली, एक देखने वाले जो है ये लड़की है जिसका नाम है गीता। ये गीता है जो कि इस खेल को यहाँ से दर्शक बन के देख रही है। तो जब ये देखती है तो खेल के बारे में गीता को पहले से कुछ भी पता नहीं है, यानी गीता को पहले से खेल के बारे में किसी भी नियम के बारे में, लॉ के बारे में मालूम नहीं है। तो ये क्या करती है, इनकी एक प्यारी सी मम्मी है, इनकी एक प्यारी सी यहाँ पे मम्मी है, इनकी एक प्यारी सी यहाँ पे मम्मी है। इनको ये क्या करती है कि क्रिकेट के लॉ को फोन लगा के यहाँ पे इनको बताती है। गीता के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है और उसके मम्मी के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है। चलिए मम्मी, ये मम्मी है उनकी और नाम है शीला, नाम है शीला। तो खेल को देख देख करके गीता क्या करती है, अपनी मम्मी के पास फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा के सारे नियम को बताती है कि इस खेल में ये चीज़ हो रहा है और मम्मी उसको स्वीकार करती है कि अच्छा ओके। तो सबसे पहले देखती है ये खेल को, तो इनको दिखाई देता है कि जैसे ही कोई बल्लेबाज गेंद को बैट अपने बल्ले से मारता है, हुक करता है या स्ट्रोक लगाता है, तो स्ट्रोक के साथ क्या होता है, दौड़ पड़ते हैं दोनों। ठीक है, तो ये गीता जो है मम्मी को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा के कहते हैं कि मम्मी स्ट्रोक लगाने के बाद जो है खिलाड़ी जो होते हैं दोनों जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो दौड़ जाते हैं। मम्मी कहती है अच्छा ठीक है ओके, उसको एस्केप कर लेती है और फिर उसके बाद फिर फ़ोन लगाती है गीता खेल देखने के बाद और फिर देखती है कि गेंद को ये मारते हैं बल्लेबाज जब, तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। गेंद कहाँ चली गई है, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। तब यहाँ पर फिर मम्मी को फ़ोन लगाती है गीता और कहती है मम्मी अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है तो बीच वाले बल्लेबाज जो है दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं और नहीं दौड़ते हैं और कुल स्कोर यहाँ पर 4 रन हो जाते हैं। ठीक है, मम्मी कहती है अच्छा ओके चलिए ठीक है, एक और नियम जान गई है। फिर गीता क्या करती है, फिर कुछ देर के बाद देखती है कि अब ये बल्लेबाज गेंद को ऊपर से उड़ा करके इसको स्ट्रोक लगाया है और फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। तो फिर क्या करती है गीता, फिर मम्मी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मम्मी गेंद जो है अब की बार उठ करके आकाश से होते हुए जो है बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची है। तो अंपायर जो है दोनों हाथ को ऊपर करते हैं और यहाँ पर 6 रन मिलते हैं और बल्लेबाज को दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मम्मी कहती है अच्छा ओके, मैंने ये भी नियम है कि उड़ा कर भी इसको मार सकता है बल्लेबाज। मम्मी कहती है ओके चलो ठीक है। उसके बाद कहती है गीता फ़ोन लगा के मम्मी जब गेंद को उड़ा करके कोई बल्लेबाज मारता है और जो फील्डर्स हैं उसको नीचे गिरने से पहले ही अपने हाथों को में कैच ले लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो बल्लेबाज आउट हो जाता है और उसके जगह पर कोई दूसरा बल्लेबाज आता है
बल्लेबाजी करने के लिए। मम्मी कहती है ओके ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन लगाती है और कहती है कि मम्मी जब बॉलर जो है बॉलिंग करता है और उसके गेंद जो है बल्लेबाज जब खेलता है नहीं बैट में टच होता है और विकेट में जाकर लग जाती है तो बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। इस तरह से आउट होने के बहुत सारे इन्होंने नियम बताया। फिर उसके बाद अंत में एलबीडब्ल्यू के नियम इन्होंने बताया। मम्मी को फ़ोन लगाई, मम्मी गेंद जो है बिना विकेट पर लगे पैर पर भी लगता है तो भी अंपायर आउट दे देते हैं। तो ये मम्मी कहती है अच्छा ओके, ये भी है कि बिना विकेट में लगे भी आउट हो सकते हैं। तो पैर पर जब लगती है तो भी बल्लेबाज जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं, अंपायर उनको आउट दे देती है। और उसके बाद लास्ट कंडीशन में एक जो होती है, ये जो देखती है गीता कि इस बार भी गेंद जो है पैर पर लगा हुआ है बल्लेबाज के, और वहाँ पे क्या होता है कि अब अंपायर ने आउट नहीं दिया। तब यहाँ पर अब गीता को कुछ शक होने लगा। गीता बोले कि अभी तो पिछले बार में आउट दिया गया था, इस बार भी पैर पर लगा है गेंद, अब की बार आउट नहीं दिया गया। तब इनको एक और नियम पता चला कि वो जब बॉल जो है विकेट पर जा रही होती है और पैर में लगता है तब जाकर के उसको आउट दिया जा सकता है। तो फिर इन्होंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी ऐसा भी है कि जब पैर पे लगता है तो उसको आउट नहीं दिया जा सकता है। तो मम्मी कहती हो अभी तो आपने बताया कि पैर पर लगने से भी बल्लेबाज आउट हो सकते हैं। तब इन्होंने फिर बताया गीता ने मम्मी को कि नहीं, ऐसा है कि जब बॉल विकेट पर जा रही होती है तब ही उसको आउट दिया जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं। और आपसे अगर ये कहा जाए कि गीता जो है कब कंप्लीट लॉ को जान जाएगी, पूरा कंप्लीट जो नियम है क्रिकेट का वो कब जानेगी, तो जवाब मिलेगा कभी नहीं जानेगी। ठीक है, क्योंकि एक मोमेंट होता है उसका सही मैंने कंप्लीट लॉ का एक मोमेंट होता है, वो मोमेंट इसको पता नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको देख देख करके यहाँ पे समझना है। तो पूरे ये जो लॉ है क्रिकेट का वो गीता जो है पूरी तरह से समझ नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये क्रिकेट का जो मैदान होगा ये हमारा हो जाएगा, जो मैदान है क्रिकेट का ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक तरह से नेचर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेचर है हमारा, या फिजिकल वर्ल्ड भी इसको हम बोल सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये गीता जो है, गीता एक प्रकार से इसको हम ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर्स है। ठीक है, ये खेल को ऑब्जर्व करती है और देख देख करके सारे लॉ को बताती है अपने मम्मी को। और इस तरह से ये जो है हमारी गीता जो है एक प्रकार से ऑब्जर्वर है, जिसको हम साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। साइंटिस्ट इसको कहिए कि ये क्या है, साइंटिस्ट है। और जितने भी नियम है, जो भी नियम इसके अंतर्गत हो रहे हैं उसको हम ले लेंगे क्या, तो फिनोमिना है वो क्या है हमारा, तो फिनोमिना है। ठीक है, वो क्या है, तो फिनोमिना है। तो ये साइंटिस्ट का कार्य करती है वो बेटा, जो भी नियम इसमें देखती है वो ऑब्जर्व करती है, मम्मी को बताती है। ठीक है, तो उसके बाद मम्मी जो है ये सब बात भी जान जाती है कि अच्छा ऐसे भी यहाँ पर होता है। इस तरह से जो क्रिकेट का मैदान है हमारा नेचर का काम करता है या फिजिकल वर्ल्ड का काम करता है। और पूरे चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर इसी तरह से हमारा जो है अब फिजिक्स है, कि फिजिक्स को भी समझने के लिए आपको क्या होता है कि साइंटिस्ट भी उसी तरह से होते हैं जिस तरह से यहाँ गीता काम कर रही है। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि नेचर को देखते हैं, समझते हैं और उसमें से जो भी इवेंट होता है उसके बारे में वो गहराई से अध्ययन करते हैं, फिनोमिना को देखते हैं और एक नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं और उस लॉ को समझाते हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उस लॉ में करेक्शन भी करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने अपने लॉ में करेक्शन किया, एक बार जब पैर पर लगा एलबीडब्ल्यू तो आउट मम्मी को बता दी कि आउट होते हैं, और दूसरी बार में जब अंपायर ने आउट नहीं दिया तो फिर बताई कि मम्मी जब बॉल पैर पे लगती है तो आउट नहीं भी दिया जा सकता है, क्योंकि बॉल जो है विकेट पर नहीं जा रही होती है। ठीक है, तो जहाँ नियम में करेक्शन करना होगा साइंटिस्ट उस नियम में वहाँ पे करेक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा फिजिक्स है, सारे नेचर के लॉ को पहले ऑब्जर्व करते हैं साइंटिस्ट लोग और उसके बाद लॉ बनाते हैं और लॉ को हमारे और आपके बीच में रखते हैं और फिर उसके बाद जहाँ करेक्शन करना होता है उस लॉ में करेक्शन भी करते हैं। यही हमारा क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी? तो ये होता है द क्वांटिटी which can be measured by an instrument and which describe the law of physical world, ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसकी माप हो सके, मेजर किया जा सके, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसको मेजर किया जा सके और जो डिस्क्राइब हो सके लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड में, जो डिस्क्राइब हो सके लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड में, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर होता क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है n इंटू यू होता है। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू। इसमें n जो होता है हमारा, n जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और u जो होता है, यहाँ पे u क्या होता है? तो ये हमारा यूनिट होता है, जिसको कि आप 9th क्लास में पूरा बढ़िया से इसको आप पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारा नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है, नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है। और यहाँ पे ये यूनिट क्या है? बस एक कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन। तो ये बस कंपैरिजन करता है यहाँ पर। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है हमारा। अब इसमें देखते हैं कैसे होता है। एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं। कैसे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिफेंट है, ठीक है, हमारे पास एक एलिफेंट है, ये एलिफेंट है हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है? तो गोट है। एक हमारे पास क्या है? तो गोट है। एक हमारे पास गोट है, ठीक है। तो अब हमको एलिफेंट के बताना है, वेट बताना है। तो इसको हम गोट के चलते हम बताएंगे, गोट के तुलना में बताएंगे इसको हम। तो मान लेते हैं कि वेट ऑफ इसको वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू, चलिए 120 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो वेट है इस हाथी का, एलिफेंट का, वो गोट के कितना है? 120 गुना है, इतना है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो है हमारा 120 क्या है? तो ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट हो गया 120। और वेट ऑफ गोट क्या है? तो वो हमारा यूनिट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? तो यूनिट हो जाएगा। और जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलिफेंट, अब यहाँ पे जो वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 120 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट, यानी कि जो एलिफेंट का वेट है वो 120 गुना है गोट के वेट के।
तो यहाँ पे 120 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वॉट का। और यहाँ पर जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरह से एक और ले सकते हैं, जैसे वेट ऑफ, यहाँ पे चलिए ह्यूमन ले लेते हैं। वेट ऑफ ह्यूमन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गॉड, 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गॉड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये ह्यूमन, 2 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ये, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यू, और यहाँ पे ह्यूमन जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। चलो नोट कर लो इसको भी। तो ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको 3 तरह से होती है। ये आपको 3 तरह से हो जाएगी। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होती है आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये 3 तरह से होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो चलिए इस भी 3 तरह से इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज PQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो है हमारा व्हिच, इसको हम कह सकते हैं व्हिच डिपेंड नहीं है। तो ये होता क्या है आपको हम बता देना चाहेंगे यहाँ पर फंडामेंटल। जैसे आपको मान लेते हैं कि एक अंग्रेजी का किताब पढ़नी है या आपको अंग्रेजी का एक किताब लिखनी है, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तो वो आपको होना चाहिए अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। और अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और उन्हीं 26 लेटर से आपको क्या बनता है, पूरा एक बुक को लिख सकते हैं, पूरा एक बुक को आप पढ़ सकते हैं। यानी कि 26 अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और उसकी सहायता से आप फिजिक्स के किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं। जी हाँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं इन्हीं 7 से। बस मात्र फंडामेंटल जो है आपको 7 को है, इन्हीं 7 फंडामेंटल से आप जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप बना सकते हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 7 को। तो 7 हमारे पास देखते हैं क्या है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, चलिए यूनिट है, यूनिट यानी कि SI यूनिट है ये। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ले लेते हैं सिंबल, यहाँ पे लेते हैं सिंबल। तो सबसे पहला जो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, वो है आपके पास लेंथ। 7 को हम लिख रहे हैं, कुल 7 होते हैं, तो 7 को लिख रहे हैं, क्या है, लेंथ है। चलिए लेंथ का ऐसे यूनिट होता है मीटर, और सिंबल होता है एक। ठीक है, दूसरी नंबर में आती है मास। मास के लिए होता है किलोग्राम, और सिंबल होता है केजी। उसके बाद तीसरा जो है फंडामेंटल टाइम के लिए होता है सेकंड, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, S। चौथा नंबर में क्या है आपके पास, तो वो है टेम्परेचर है, और SI यूनिट क्या है, तो केल्विन। यहाँ पे होता है सिंबल K। उसके बाद 5वीं बार में आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और सिंबल होता है इसका A। उसके 6ठा नंबर में
छठा नंबर आपका हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए होता है आपका कैंडेला, इसको हम लिखते हैं CD सिंबल। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है ऐसा यूनिट मोल, सिंबल है MOL, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर, और इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज का उपयोग करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए बहुत अच्छा, मिटा दें। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में हम देखते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज तो विच आर मेड ऑफ, ये होता है हमारा, बात बता रहे हैं आपको, जो हमने 7 को फंडामेंटल बताया है उन्हीं 7 से मिल करके ये हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनी होती है। जैसे अब आपके पास हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम आपको ले रहे हैं, चलिए यहाँ पर एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं, जैसे एरिया हो गया, ये सब जल्दी जल्दी खत्म करना है और आपको पहुंचना है मुख्य रूप से डायमेंशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम यूनिट और क्वांटिटीज को समाप्त कर रहे हैं। तो एरिया होता है क्या, तो ये होता है इसका ऐसा यूनिट जो है वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और एरिया है क्या, तो लेंथ है इंटू ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ जो है एक प्रकार से लेंथ ही है, एक प्रकार से क्या है, लेंथ ही है। इसको हम कह सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ ही है। तो ये हमारा देख रहे हैं कि अब लेंथ इंटू लेंथ क्या है, तो ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिससे मिलकर बना है एरिया बना है। ये भी ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये कौन सा है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए दूसरी बार में हम आपको लेते हैं वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम हो गया, इसका होता है ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, यानी कि मीटर और मीटर 3 बार लेंथ से बना है। ये कितने बार से बना है, 3 बार। देख लो, वॉल्यूम होता है लेंथ और उसके बाद फिर ब्रीथ और फिर हाइट हो जाएगा। तो तीनों आखिर ब्रीथ और हाइट भी तो एक प्रकार से लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ 3 बार यहाँ पर क्या आ रहा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है। इस तरह से हमारा जो ये वॉल्यूम बन रहा है ये हमारा क्या है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। उसके बाद हम लेते हैं तीसरा नंबर में, जैसे वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से क्या है, तो लेंथ ही है। क्या है, लेंथ है, और यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो मात्रक हमारा क्या बन जाता है, तो मात्रक क्या बन जाता है, तो मीटर बटा सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड बन जाता है। तो इस तरह से वेलोसिटी भी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगला लेते हैं फोर्स। चौथा नंबर में आपको हम लेते हैं क्या, फोर्स। चलिए फोर्स के लिए क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन में हम देख रहे हैं। तो अब इसके लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है ये फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी और अपॉन चेंज ऑफ टाइम होता है। एक्सेलरेशन का चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो ये एक्सेलरेशन जो है हमारा एक प्रकार से यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो अभी निकाले ही हैं हम कितना, तो लेंथ अपॉन टाइम, तो इसका लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मात्रक तो ऐसे न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन किसके बराबर है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से जो फोर्स है, जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इतना आप भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया ये, बहुत अच्छा, मिटा रहे हैं। अब एक है हमारे पास तीसरा नंबर में क्या था, 3 प्रकार से टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक हमारा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री आपको दो तरह से होते हैं, सप्लीमेंट्री में बता रहे हैं दो तरह से, बस दो है। एक होता है प्लेन एंगल, जिसको कि हम एंगल भी बोल सकते हैं, जिसको हम एंगल भी बोल सकते हैं। और दूसरा भी होता है एक हमारा, दूसरा क्या होता है, तो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। पहला में हमारा प्लेन एंगल और दूसरा में सॉलिड एंगल। बस दो ही हमारा सप्लीमेंट्री होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या है, बस दो लाइन के बीच में, जैसे यहाँ पे दो लाइन है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है और इसके बीच में यहाँ पे जो ये बन रहा है, एंगल प्राप्त हो रहा है, ये हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल है। ये दो लाइन हम लिए हैं, दोनों लाइन क्या है हमारा, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल है। ठीक है, और ये जो है लाइन भी हो सकती है और आपको प्लेन भी हो सकती है, इसलिए इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो प्लेन हो जाएगा, और प्लेन के में भी इसके बीच में जो भी आपका प्राप्त होगा एंगल, उसको भी हम एंगल या प्लेन एंगल बोलेंगे। तो प्लेन भी हो सकता है या लाइन भी हो सकता है, उनके बीच में बनी हुई। इस तरह से आपको हो जाता है। ऐसे आपको बताया गया था, ये आर्क होता है, क्या होता है, आर्क, और यहाँ पे ये आर मान लेते हैं। तो क्या होता है थीटा के लिए, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूनिट देखना होगा। अगर तो यूनिट हम देखते हैं अगर, तो यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है रेडियन। यूनिट होता है रेडियन, जिसको कि हम RAD लिखते हैं सिंबल में। ये सिंबल हो जाता है, सिंबल हो जाता है RAD। ठीक है, अब गए सर पूर्ण तो होता है डिग्री में, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ना है SI यूनिट हम आपको बता रहे हैं क्या हो जाएगा, तो ये रेडियन हो जाएगा। मात्रक तो बहुत सारे हैं, जैसे लेथ का ही मात्रक सपोज करेंगे हम, तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारे उसके भी हैं, लेकिन हमको जानना है क्या, SI यूनिट में। तो यहाँ पे एंगल के लिए क्या हो जाएगा यूनिट रेडियन, और सिंबल क्या हो जाएगा RAD। और दोनों में जरूर संबंध है, कुछ रिलेशन है इसमें। जैसे यहाँ पे अगर हम 360 डिग्री लिखते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई क्या हो जाएगा, रेडियन। उसी तरह से यहाँ पे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। उसी तरह से 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लेन एंगल और एंगल। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। ये जो होता है हमारा सॉलिड एंगल, ये 3D में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हमारा 3D में प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3D जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोण है, यहाँ पे क्या है, एक कोण है हमारे पास। तो इस कोण में, इसमें देखिए एकदम कोण में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है चारों तरफ से, जो ऐसे करके, उसमें जो ऐसे एंगल जो बन रहा है चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस यहाँ पे इस कोण पर यहाँ पे बन रहा है जो एंगल, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ पे सॉलिड एंगल हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एरिया है। ये एरिया छोटा सा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है हमारा एरिया है, और ये डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर A/r², या आपको DA भी हो सकता है, DA/r²। DA क्या है, एकदम छोटा सा एरिया है। तो ये होता है हमारा 3D में। और यूनिट की बात करते हैं हम, यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हमारा होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। और सिंबल में इसको हम लिखते हैं, सिंबल में SD लिखते हैं, SD।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सप्लीमेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा बस दो तरह से, एक एंगल प्लेन एंगल और दूसरा क्या है हमारा, तो एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर जो है आपको एंगल प्राप्त है। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल आपको प्राप्त करना है। तो चारों तरफ से हम देख लेंगे कि चारों तरफ से, उधर से, वहाँ से और इस साइड से और इस साइड से, चारों तरफ से जो यहाँ पे एंगल प्राप्त हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इतना अब जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो आपको हम सीधे चलेंगे डायमेंशन पर। ठीक है, तब तक से आप जो है आज का स्टार्टिंग पॉइंट जो किया गया है बहुत बिल्कुल ही अच्छा है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए और यहाँ से आप भी अपना स्टार्ट हो जाइए और स्टार्ट कर लीजिए अपने को, और कॉपी और नोट्स यहाँ पे बनाते रहिए और लिखते रहिए।